कुछ आपको ऐसे चेहरे भी नजर आ रहे हैं जो इलेक्शन हार गए हैं लेकिन जोड़ तोड़ में आपको बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो क्यों आपको एक्टिव नजर आ रहे हैं, आप जरा गौर करें ना इस पे, कि कुछ ऐसे चेहरे जो कि इलेक्शन हार गए हैं वो हुक्मरान जमातों की मीटिंग्स में आपको बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, इसलिए कि वो भी ये चाहते हैं कि जो उनके साथ हुआ है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये तहरीक इंसाफ और महमूद खान रचकजई साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, इनके शिकवे शिकायतें तो चलते रहेंगे, लेकिन जो शिकवे शिकायतें आपको अभी टीवी स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे, अखबारों में नजर नहीं आ रहे, वो हैं हुक्मरान जमात के जीते हुए लोगों के शिकवे शिकायतें। जी हारे जी। हारे जो हारे हुए हैं उनके छोड़ दें। जो बात मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज वो बात नहीं करूंगा कि आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और आइन में आपके तमाम मसाइल का हल है। मैं आज ये बात इसलिए नहीं करूंगा कि आइन मेरे ख्याल से गैर मौसर हो चुका है, और ठीक है, एक और किताबी बात यह है कि जी एक कौमी मुफाहमत की जरूरत है जिसका जिक्र शहबाज शरीफ साहब ने भी किया, लेकिन वो कौमी मुफाहमत कैसे होगी मौजूदा सूरत हाल में, तो मुझे नहीं लग रहा, इसलिए कि पिछले 3-4 दिन से मैं इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जो पार्टीज के MNAs है उनकी मैं बातें सुन रहा हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे जो मजलूम लोग हैं ना वो मुस्लिम लीग नून के MNAs हैं। मजलूम वो इसलिए हैं कि वो जब हमें कहानी सुनाते हैं कि उन्होंने अपनी कामयाबी का नोटिफिकेशन कैसे लिया है और क्या क्या पापड़ बेलने पड़े हैं उनको, तो बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई ये तो PTI वाले जो हैं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि ये ऑपोजिशन में है और ये खुल के शोर मचा रहे हैं, अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, शिकवे शिकायतें कर रहे हैं। लेकिन ये जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं और जो पीपल्स पार्टी वाले हैं और बाकी जो एक दो पार्टियां जो उनके साथ आ गई हैं हुकूमत में, इनके भी बड़े शिकवे शिकायतें हैं और इनकी भी बड़ी बड़ी कहानियां हैं और नाकाबिल यकीन कहानियां हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो थोड़ा सा बड़े मोहतात हैं सारे मामले में, और शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर तो कर दिया है, लेकिन मुझे लगता यह है कि अपोजिशन से ज्यादा जो उनको प्रॉब्लम होगी वो अपने अपने जो अपनी पार्टी और अपने जो इत्तेहादी हैं उनके MNA से होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं जनाब के हम जीत तो गए हैं लेकिन हमारे साथ ये ज्यादती हुई। मसला अब ये आ जाता है कि अब ये सिर्फ एक असद तूर की रिहाई का मसला नहीं रहा, ये तो हमारा जो पूरा जर्नलिज्म का प्रोफेशन है, ये तो अब उसकी सेफ्टी का मसला आ गया है, उसको बचाने का मसला आ गया, क्योंकि जज साहब ने FIA को इजाजत दे दिया कि आप असद तूर से उसके सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन पूछें। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि 2013 में जब इमरान खान साहब ने इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाया था, तो उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल एक इंक्वायरी कमीशन बना था। तो उस इंक्वायरी कमीशन में मैं भी गया, मुझसे भी पूछा गया भाई कि आपने कुछ धांधली के की एविडेंस जो है वो पेश की है तो जी वो दिखाएं। तो मैंने वो दिखाई, मेरे पास चारों सूबों में धांधली की एविडेंस थी। तो वहां पे एतजाज हसन साहब ने मेरे से सवाल पूछा, ये आपको कहां से मिली, आपका सोर्स क्या है? तो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब, उन्होंने एतजाज हसन साहब को रोक दिया और उन्होंने कहा कि आप जर्नलिस्ट से उसका सोर्स नहीं पूछ सकते। और फिर ये बाद में उन्होंने अपने ऑर्डर में ये चीज शामिल भी करवाई थी। सुप्रीम कोर्ट के इसके अलावा भी 2-3 फैसले हैं, हाई कोर्ट के फैसले हैं जो कि प्रोटेक्शन देते हैं जर्नलिस्ट को। आपकी ये जो पार्लियामेंट थी, पिछली पार्लियामेंट, उसने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जो है वो मंजूर किया था, उसमें भी ये प्रोटेक्शन दी गई थी कि जर्नलिस्ट को आप अपना सोर्स रिवील करने पे मजबूर नहीं कर सकते। दुरुस्त। लेकिन जो आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने जो फिजिकल रिमांड में एक्सटेंशन दिया है, वो ना सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट और बल्कि हाई कोर्ट के बहुत से फैसलों के खिलाफ है, और इसमें मैं ये समझता हूं कि अगर असद तूर से ये पूछा जा रहा है कि तुम अपना सोर्स हमें बताओ, तो मेरा ख्याल है कि ये आइन और कानून का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। इसलिए मैंने आज की ये हेयरिंग जो है, जो मैंने बहुत गौर से सुनी है, उसके बाद से मैंने अब ये फैसला किया कि मैं आइंदा से आइन और कानून की बालादस्ती की बात नहीं करूंगा इस मुल्क में, क्योंकि आइन और कानून को कुछ खास लोग जो है वो अपने खास मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, सही। और हम सहाफी और सियासतदान हम यही कहते जाते हैं जी हम आइन की बालादस्ती पे यकीन करते हैं, जी कौमी मुफाहमत होनी चाहिए। तो मैं तो आज के बाद ना तो इस आइन की बात करूंगा और ना ही इसकी बालादस्ती की बात करूंगा। 2018 और 2024 में जो हुकूमतें बनी हैं, इसमें एक बुनियादी फर्क है। जो 2018 में था वो एक लव मैरिज थी, और लव मैरिज जो है वो अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं हुई और टूट गई, और बहुत दोनों तरफ काफी एक दूसरे पे इल्जामात लगाए गए। और अब जो 2024 में जो हुआ है, तो ये लगता है कि ये अरेंज मैरिज भी नहीं है, ये जबरदस्ती की शादी है। तो अगर लव मैरिज पाकिस्तान में कामयाब नहीं हुई, तो जबरदस्ती की शादी जो है उसका कामयाब होना काफी मुश्किल लगता है, लेकिन ये कामयाब होनी चाहिए।
क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। और अब इस जबरदस्ती की शादी जो है उसको कामयाब कैसे बनाया जाए, इसका बड़ा ही सिंपल आसान सा सोल्यूशन है कि आप 2018 की जो लव मैरिज है उसकी नाकामी की वजूहात पे गौर करें कि क्या क्या इमरान खान साहब की हुकूमत से गलतियां हुई और उस वक्त के जो बाकी अरबाब इख्तियार थे उन्होंने क्या क्या गलतियां की। तो दोनों तरफ की जो गलतियां हैं उनको उनसे सबक सीख के 2024 में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये एक जबरदस्ती की शादी है। इसमें जो कुछ जो मेहमान हैं वो आपको पता ही है कौन है, जिनको जबरदस्ती लाया गया है, जिसने नकाब पढ़ाया शायद वो भी जबरदस्ती लाया गया। तो इसको कामयाब बनाने की जरूरत है। और जो एक बड़ी गलती है जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया है कि 2018 में भी जो इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी उसने इसी तरीके से मीडिया जो है उस पर पाबंदियां लगाई, ऑपोजिशन का मीडिया पर जो अपीयरेंस है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। ना सिर्फ पीटीवी पे ऑपोजिशन को बंद किया बल्कि जो बाकी टीवी चैनल्स थे, प्राइवेट टीवी चैनल्स थे, वहां पर न सिर्फ नवाज शरीफ साहब को बंद किया गया, मरियम नवाज को बंद किया गया, मौलाना फजलुर रहमान साहब को बंद किया गया। उनके रिकॉर्डेड इंटरव्यूज जो है वो नशर नहीं होने दिए गए। मेरी आपको आपको मिसाल याद होगी कि जरदारी साहब का मैंने इंटरव्यू किया था जो कि अभी शुरू हुआ और फिर बंद करवा दिया गया। तो वो जो गलतियां हैं उससे मीडिया की और उस वक्त की हुकूमत की मुहाजराई पैदा हुई, फिर उसमें अदलिया और हुकूमत की मुहाजराई आई, और फिर वो ऑपोजिशन और हुकूमत की मुहाजराई जो है अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की मुहाजराई में तब्दील हो गई। वो गलतियां हैं, आज पहले दिन वो गलती नहीं करनी चाहिए थी। उमर यूब साहब की तकरीर में इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए थी। तो ये अभी बिगनिंग है। अगर अगर शुरुआत इतनी बुरी है तो अंजाम जो है उसके लिए दुआई करनी